हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों को रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति चैप्टर से क्लास 11th का पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए। मोशन जो है बच्चों, ये क्या मोशन है? ट्रांसलेशन मोशन है। ये क्या मोशन है? रोटेशन मोशन है। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि सभी कण, कोई जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, इसका सभी कण एक ही दिशा में मूव करेगा और यूनिफॉर्म मोशन करेगा, मतलब एक समान गति रहेगा। ये देखिए, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, P1 और P2 दो कण है, एक ही दिशा में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और सेम समय में, बराबर समय में बराबर दूरी तय करेगा। ये हो गया ट्रांसलेशन मोशन। अब ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर का जो रोटर है, ये यहाँ एक्सिस फिक्स है, ये फिक्स है, और फिक्स एक्सिस के अबाउट जो है, ये हेलीकॉप्टर का जो पंखा है, रोटर बोलते हैं इसको, ये घूम रहा है। यानी जब कोई कण किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर घूमता है तो उसको रोटेशन मोशन कहते हैं। ये बात समझ में आया? इसका और एग्जांपल हम दिखाते हैं अभी। जैसे इसको देखिए, ये क्या है? ये पॉट बनाने वाला चक्का है। जो पोटर सब जो होता है ना, मतलब जो कुम्हार जिसको बोलते हैं, वो लोग जो बनाता है चक्का, ये चक्का में जो बनाता है, घड़ा उड़ा बनाता है, तो इसमें ऐसे ही घुमाया जाता है। तो ये भी एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और ये जो घूम रहा है, तो ये कौन सा मोशन हो गया? रोटेशन मोशन हो गया। एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये रोटेशन मोशन हो गया, घूर्णन गति हो गया। बच्चों, ये बात समझ में आ रहा है? ये देखिए, और कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब इसको हम लोग समझ जाएंगे तो फिर आगे और देखते हैं। जैसे आप फैन को देख सकते हैं, फैन घूमता है, ये फिक्स है, ये वाला फिक्स है, और फैन घूमता है, ये कौन सा मोशन है? ये भी रोटेशन मोशन है, घूर्णन गति है। ये बात समझ में आ गया? ट्रांसलेशन मोशन समझ में आ गया? तो अब जो हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास क्या है? यहाँ पे देखिए, क्या है? एक बैट है, क्रिकेट खेलने वाला बैट है। इसको फेंका गया, तो फेंका गया तो इसका जो मध्य, मतलब इसका जो एक पॉइंट है, इस बैट में एक पॉइंट है जो एक कैसा करता है, पाराबोलिक पथ को फ्लो करता है। एक पाराबोलिक पथ को फ्लो कर रहा है कि नहीं? देखिए, एक पॉइंट है, डॉटेड पॉइंट है, जो कि एक पाराबोलिक पथ को फ्लो कर रहा है, और बाद बाकी पॉइंट जो है घूम रहा है। देखिए, इसका हैंडल जो है कभी इधर आ गया, कभी इधर आ गया, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, और बाद बाकी जितना भी इसमें कण है इस बैट में, वो अलग अलग लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन एक इसमें पॉइंट है जो देखिए एक पाराबोलिक पथ को फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस बैट का टोटल जो द्रव्यमान है, मास है, उस पॉइंट पे जो है हम लोग कंसंट्रेट, उस पॉइंट पे हम लोग कंसंट्रेट मान सकते हैं, और उस पॉइंट को ही सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यानी जहाँ पर किसी बॉडी का टोटल मास को हम लोग मान सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं, उसी केंद्र को सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। तो ये बात समझ में आया? अब इसका देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन ये बल्क ऑब्जेक्ट से बैट, जैसे एक बैट है, बैट जो भी दिखाए, इसको क्या करता, फेंका गया, एयर एज सोन, फेंका गया। इसको जब फेंका गया तो क्या हुआ कि डू ऑल द पॉइंट ऑफ द बॉडी टेक ए पैराबोलिक पथ। एक्चुअली ओनली वन पॉइंट टेक द पैराबोलिक पथ। केवल एक ही पॉइंट है
इसमें ओनली वन पॉइंट टेक द पैराबोलिक पाथ, माने एक पैराबोलिक पथ को फ्लो करता है, और अदर पॉइंट टेक डिफरेंट पाथ, और बाद में कि अलग अलग पाथ को फ्लो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक पॉइंट को फ्लो करता है वही इसका सेंटर ऑफ मास है, यानी वहाँ पर हम लोग पूरे मास को कंसंट्रेट मान सकते हैं, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यानी किसी भी बॉडी का जहाँ पर टोटल मास हम लोग मान सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये बात समझ में आया। अब जो है सेंटर ऑफ मास का दिखाते हैं, कैसे इसका फॉर्मूला होता है निकालने का भी दिखाते हैं। देखिए क्या है, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, सेंटर ऑफ मास एक बिंदु है, एट विच द इंटायर मास, जहाँ टोटल द्रव्यमान ऑफ द बॉडी का टोटल द्रव्यमान कैन बी एज्यूम टू बी कंसनट्रेट, हम लोग वहाँ पे कंसनट्रेट मान सकते हैं, उसी को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जैसे कोई गोला है, स्फीयर है, इसके टोटल मास को हम लोग कहाँ मान सकते हैं, सेंटर पे मान सकते हैं। ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें क्या निकालने का तरीका है, एक दो एक्सिस लिए हैं, एक्स एक्सिस लिए हैं हम लोग, एक्स एक्सिस लिए और वाई एक्सिस लिए। अब दो मान लीजिए मास है, एक m1 है, एक m2 है, इसका ओरिजिन से मूल बिंदु से दूरी x1 है और ये मूल बिंदु से दूरी x2 है। ये बात समझ में आया। अब इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग का फार्मूला ड्राइव करते हैं। देखिए सेंटर ऑफ मास का फार्मूला, तो इसका देखिए सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या हो गया, x इक्वल टू mx1, मास गुना इसका दूरी ओरिजिन से x1, और मास 2 गुना x2, यानी m2 का दूरी ओरिजिन से, और डिवाइडेड बाय टोटल मास का सम। ये हो गया एक बेसिक फार्मूला सेंटर ऑफ मास का। ये दो बॉडी के लिए है, इससे आप n बॉडी का भी निकाल सकते हैं, n पार्टिकल्स का निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास का फार्मूला। ये बात समझ में आया होगा। ये फार्मूला हो गया सेंटर ऑफ मास का। तो जो लोकेशन निकलेगा उस जगह पे हम लोग दोनों बॉडी के मास को कंसंट्रेट मान सकते हैं। ये हो गया सेंटर ऑफ मास। इस तरह से सेंटर ऑफ मास निकालते हैं किसी भी बॉडी का। तो ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि जो है जड़त्व आघूर्ण क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उसको देखते हैं। ये बात जैसे देखिए यहाँ पे ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कोई पार्टिकल एम घूम रहा है सर्कल में, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अलग अलग पार्टिकल घूम रहा है, तो सबको जोड़ देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा सिस्टम का। यहाँ पे देखिए एक पार्टिकल्स का इसका निकालेंगे डीएम और इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल का निकल जाएगा। ये बात समझ में आया, निकालने का तरीका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सारा बताएंगे। अभी तो ये आज इंट्रोडक्शन क्लास है, नेक्स्ट वीडियो में टोटल्स इसका हम लोग बनाएंगे एग्जाम्पल के साथ, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी इंट्रोडक्शन है, इतना समझ जाइए तो काफ़ी है, बहुत सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, और पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। तीन चीज़ पे डिपेंड किया, मास पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, किस तरह से मास उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और रोटेशनल एक्सिस, ये तीन चीज़ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है, टॉर्क पे भी डिपेंड नहीं करता है,
और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे भी नहीं करता है, मोमेंटम भी नहीं करता, इस पे डिपेंड नहीं करता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है नॉट ए वेक्टर एज डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ई नॉट टू बी स्पेसिफाइड एंड also not a scalar, it has different value of different direction। क्या है कि ये ना स्केलर है ना वेक्टर है, इसका एक अलग अलग होगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो ये बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसका ज़्यादा होगा, अगर सेम मास रहेगा, दो स्फीयर है, सेम मास है, एक सॉलिड है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, होलो का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से ज़्यादा दूर में है, ये मास हर जगह है, इसलिए इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आ गया, मैंने होलो का ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बात समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो ये देखिए, एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस का थ्योरम क्या है कि अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालने रहेगा, तो उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा उसके पैरेलल एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, आई जी, यहाँ से जो पास करेगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दोनों एक्सिस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसे ए दिया हुआ है यहाँ पे, उसका और मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी ये आई इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। ये जो थ्योरम लगेगा वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई डिस्क है, कोई रिंग है, या रिंग ही मान लेते हैं, या डिस्क, यहाँ हम लोग कोई रिंग मान लेते हैं। अगर यहाँ पे एक टेंजेंट हम लोग डालेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट डालेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट डालेंगे, और ये क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर एक एक्सिस रहेगा, तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को निकालना रहेगा तो क्या होगा कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर प्लस गुना मास, यानी आई जी, यानी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास गुना ए डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे हम लोग, यानी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, तब जाके इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को प्राप्त होगा। ये बात समझ में आया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका एप्लीकेशन बताएंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है कि अगर दो एक्सिस, जैसे एक्स, जैसे यहाँ पे ये एक्स और वाई दो एक्सिस है, और एक एक्सिस जेड है, अगर जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो जेड के एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जोड़ के बराबर होगा, यानी ये फार्मूला आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस वाई वाई। जैसे कोई लेमिना है या कोई डिस्क है, इस तरह से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जो होगा वही ये सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो ये जो है थ्योरम यूज होगा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दो थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, एक फार्मूला बेसिक फार्मूला है एम आर स्क्वायर, और दो
थ्योरम है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो ये बात समझ में आया। इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अभी इतना जान लीजिए, दैट आर वेरी इम्पोर्टेंट। अब जो है हम लोग देखते हैं कि रोलिंग क्या है। रोलिंग रोलिंग किसको बोलते हैं? एक तो पढ़ लिए ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशन मोशन, अब एक रोलिंग है। रोलिंग के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए, एक गाड़ी का चक्का है, गाड़ी चल रहा है, एक गाड़ी का चक्का है, तो इसमें जो है ये एक्सिस तो यहाँ पे फिक्स है, लेकिन ये एक्सिस मूव भी कर रहा है, क्योंकि गाड़ी जब चलेगा, अभी एक्सिस यहाँ पे है, गाड़ी जब आगे बढ़ेगा तो ये एक्सिस जो है यहाँ पे आएगा, चक्का यहाँ पे आएगा, ये बीच वाला यहाँ पे आएगा, इस तरफ बढ़ेगा, मतलब ये भी बढ़ रहा है इस दिशा में, इसका एक्सिस भी बढ़ रहा है, फिक्स नहीं है, और ये मूव भी कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है। तो इसमें दो मोशन है, इसमें ट्रांसलेशन मोशन है और रोटेशन मोशन है, एक साथ दो मोशन है। तो इसको क्या कहेंगे? रोलिंग। इसको रोलिंग कहेंगे, यानी लौटनी गति। लौटनी गति, इसमें दोनों तरह का गति होता है, घूर्णन गति भी होता है और जो है ट्रांसलेशनल गति भी होता है, इसमें मोशन होता है, यानी दोनों तरह का मोशन इसमें होता है, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन। ये बात समझ में आया होगा। और एक देख लीजिए, ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? इसमें जो है, इसमें गति कर रहा है, ये घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, यानी एक्सिस इसका आगे बढ़ रहा है और ये घूम रहा है, यानी इसमें दोनों दोनों तरह का मोशन है, रोटेशन मोशन भी है और ट्रांसलेशन मोशन भी है, दोनों तरह की गति है इसमें। ये बात समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। देखिए, ये जो है, इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। इसको लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये रिंग है, लेकिन इसका डायमीटर के अबाउट, हमने व्यास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ½ mr²। ये बात समझ में आया। अभी अब देखिए, ये जो है डिस्क है, डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, चकती के अबाउट, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ½ mr²। और डिस्क के डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा? 1/4 mr²। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये कलेक्ट करते जाइए, फार्मूला आज सबका बताएंगे निकालने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं, इस जो है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ठोस गोला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? एक्सिस के अबाउट, और 2/5 mr², 2/5 mr²। और होलो स्फीयर का कितना है? सॉलिड स्फीयर का टेंजेंट के अबाउट कितना होगा? टेंजेंट के अबाउट कितना हो जाएगा? 7/5 mr²। अब हम लोग होलो स्फीयर का देखते हैं। देखिए, ये जो है, यहाँ होलो स्फीयर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है? होलो स्फीयर है, सेल है। तो होलो स्फीयर के सेंटर के अमाउंट क्या होगा? 2/3 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। सॉलिड में कितना था? 2/5 mr², इसमें कितना है? 2/3 mr², यानी बढ़ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होलो का ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब इस सेल का टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 5/3 mr²। तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों, ये बात समझ में आया होगा। तो इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में कुछ सवाल लेके आएंगे और सबको जो बताएंगे अच्छा से बताएंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास था रोटेशन मोशन का, घूर्णन गति का। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए,
और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।